नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप सभी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर नजर आती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार हैट्रिक के टारगेट को पूरा करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को हासिल करने की रणनीति पर अमल कर रही है, जीतोड़ प्रयास कर रही है। हरियाणा के बदले सियासी समीकरणों को देखते हुए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमले की तैयारियों में है। राज्य के अहम मुद्दों पर कांग्रेस मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की तमाम कोशिशें कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सेट नैरेटिव को अपनी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जमींदोज करना चाहती है। इसके लिए तैयारी भी मानो पूरी हो चुकी है और बीजेपी लगातार हरियाणा में अपने बिखरे मतदाताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है। इसके अलावा जाट और गैर जाट वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आर पार के मूड में है। हरियाणा का राजनीतिक हालात क्या कुछ है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, क्या कुछ चैलेंजेस है, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, हरियाणा के स्पीड ब्रेकअप। चुनाव का क्या है गणित? किसका सदेगा हित? बीजेपी की बड़ी चुनौती। क्या बदलेगी रणनीति? कांग्रेस का होगा कल्याण। यूथ महिलाओं पर ध्यान। किसानों के साथ की उम्मीद। देखिए, इस बार हरियाणा का चुनावी दंगल काफी दिलचस्प हो गया है। इस बार कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं और इसीलिए वो पूरी तरीके से अग्रेसिवली अटैक करने की रणनीति पर अमल कर रही है। आपने लोकसभा चुनावों में भी देखा होगा, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की, जिससे उसका कॉन्फिडेंस काफी बूस्टअप हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार हरियाणा के बदले राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है और ग्राउंड पर उसको इंप्लीमेंट करने के प्रयास भी कर रही है। जातीय समीकरणों को साधने के लिए पार्टी नेताओं को एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही किसानों से लेकर पहलवानों तक के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले का जवाब देने की भी पूरी तैयारी मानो बीजेपी ने कर ली है। हरियाणा में बीजेपी के सामने जो जो चैलेंजेस है, बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है और उन्हीं चैलेंजेस से कैसे पार पाना है, इसी को लेकर रणनीति बनाई भी गई है और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। युवा और किसानों के लिए भाजपा ने योजना का पिटारा खोल दिया है। बिना पर्ची, बिना खर्ची युवाओं को नौकरी मिलने की बात हो या बुजुर्गों के सम्मान की पेंशन या फिर 5 लाख तक का रुपए का मुफ्त
तीसरी बार सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया है। हरियाणा विकास की और गति से विकास की ऊंचाइयों को छुए। हरियाणा की जनता ने यह मन बना लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बनाएंगे। और मैं हरियाणा के लोगों को लगातार इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपका बेटा भाई बैठा है, हर व्यक्ति के सम्मान को सुनिश्चित करना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और उसमें हम कोई कमी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनावों की बात हो और किसानों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान और उनसे जुड़े मुद्दे काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनका अपना एक अलग फैक्टर है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में इनका जबरदस्त असर देखने को मिलता है और मैक्सिमम विधानसभा सीट्स पर इनका सीधा डायरेक्टली असर भी नजर आता है। हरियाणा में किसानों के हितों पर खास तौर से ध्यान दिया गया और कई सारी सुविधाएं बहाल की गई। किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देकर बीजेपी ने उनकी नाराजगी को काफी हद तक दूर करने की कोशिश की है। सरकार की योजनाओं से होने वाले फायदे से किसान भी इत्तेफाक रखते हैं और यह बीजेपी को चुनावी नतीजों में बेहद राहत पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों को हवा देना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी के इस वोट बैंक में सेंध लग सके। हरियाणा की जनता को साधने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हैप्पी कार्ड की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लगभग 1 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इसका फायदा 1,80,000 रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवारों को मिलेगा। किसानों का खास ध्यान। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान अहम फैक्टर रहने वाले हैं। दरअसल राज्य की ज्यादातर सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। हरियाणा में किसानों की आबादी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि 2020-21 में केंद्र के अब वापस ले लिए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। हालांकि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही संसद में किसानों के गुट ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी दिलाने का वादा किया था। हालांकि हरियाणा के किसानों का एक तबका ये भी मानता है कि राज्य के किसान इससे प्रभावित नहीं हैं। उनका आरोप है कि सूची में जोड़ी गई नई फसलें हरियाणा में उगाई नहीं जाती हैं। इसकी एक झलक लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी, जब राज्य के कुछ हिस्सों में किसानों ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहले ही 14 फसलों के मुकाबले सभी 24 फसलों पर एमएसपी की घोषणा की है। अब हरियाणा की दूसरी फसलें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएंगी। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 दूध उत्पादकों को अप्रैल, मई और जून 2024 के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा किया है कि प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत हरियाणा में घरों तक दूध सप्लाई करने वालों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन करेगी। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां पर बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गौपालक किसानों को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। विपक्षी दल किसान आंदोलन को मुद्दा बना रहे हैं और किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस और इनेलो इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं। प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अम्बाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में एक पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है। और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और जिस जोश के साथ उमड़ के आए, निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से हम हरियाणा की राजनीतिक परिदृश्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी, मुख्य पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा, किसान, महिला और गरीब पर फोकस कर रहे हैं। उनकी बेहतरी मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है।
लेकिन अग्निवीर योजना ने युवाओं की नाराजगी को बढ़ा दिया। युवा शुरू से ही इसका विरोध करते रहे। आपको याद होगा, सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर कर आ गए और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोकसभा चुनावों में भी अग्निवीर एक बड़ा फैक्टर रहा, जिसको साधने का प्रयास किया कांग्रेस ने। उसी विरोध को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स में कांस्टेबलों के लिए भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए सीटों को रिजर्व किया। इसके साथ ही सीआईएसएफ में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देने का फैसला किया गया। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि खट्टर की प्रमुख योजनाएं परिवार पहचान पत्र पीपीपी को लेकर मतदाताओं में गुस्सा है। वहीं बेरोजगारी को लेकर भी असंतोष बढ़ा है। अग्निवीर योजना ने विशेष रूप से दक्षिणी हरियाणा में करियर की संभावनाओं को प्रभावित किया है, जहां युवा पारंपरिक रूप से सशस्त्र बल में नौकरी का विकल्प चुनते थे। अग्निपथ योजना युवा बीजेपी के अहम वोटरों में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवा, किसान, महिला और गरीब पर खास फोकस रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सरकार द्वारा अग्निवीर योजना की जो शुरुआत की गई है, उसने युवाओं को काफी हद तक नाराज कर दिया। अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा शुरू से ही अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक में यह नाराजगी दिखी है। बीजेपी का राष्ट्रवाद का नारा इन युवाओं को काफी प्रभावित करता था, लेकिन अचानक लागू हुई अग्निपथ ने इन युवाओं को झटका दिया। नतीजों में इनकी नाराजगी का असर भी दिखा। भले ही बीजेपी की तरफ से अग्निपथ स्कीम के फायदे गिनाए जाते रहे, लेकिन कई रिटायर्ड फौजियों के साथ ही विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता रहा। जिन राज्यों में बड़ी संख्या में युवा फौज में जाते हैं, उन राज्यों के नतीजे में अग्निवीर स्कीम का साफ असर दिखाई देता है। अग्निपथ स्कीम में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और इनमें से 25% को परमानेंट होने का मौका मिलेगा। हालांकि सेना की तरफ से कहा गया था कि इसे 25% से बढ़ाया जाना चाहिए। रेगुलर सैनिकों को जहां सालाना 90 दिन की छुट्टी मिलती है, वहीं अग्निवीर को सालाना 30 दिन की छुट्टी है। अग्निपथ योजना को लेकर पिछले काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबलों के 10% पद भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में फिजिकल टेस्ट में भी छूट देगी। कांग्रेस ने एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। भूपेंद्र हुड्डा लगातार झूठ बोलता रहता है, उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो तो खाली हिसाब मांगता फिर रहा है। कोई जोर लग रहा है हिसाब मांगने में? किसी को भी कहेगा, खड़े होकर कह दे भाई ये बता के आ तेरे पास, बताने में कोई जोर लग रहा? जोर तो उसमें लगता है जो खड़े हो उसको बताने में जोर लगता है। हम लगातार, मैंने अभी झज्जर के कामों की चर्चा की है, आप लोग उनको छापना और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक बताना कि झज्जर के अंदर कितना विकास का कार्य 10 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये बताने का, वो भी अपने कार्यकाल के अंदर किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ, उसके बारे में भी बताने का काम करे। किस प्रकार से उनकी सरकार में किस प्रकार से पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हुए, किस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए और किस प्रकार से उन्होंने युवाओं का शोषण किया है, भाई ये भी बताने का काम करे। वो चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कोई कोर्ट बाहर कर देता है, कोई कुछ कर देता है, परंतु वो भी बताने का काम करे कि हमारी 10 वर्षों के अंदर ये काम हुआ है। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची से इनके समय में रोजगार मिलता था। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार भी मिल रहा है। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी पहलवान से जुड़ा मुद्दा भी रहा। आपको याद होगा किस तरीके से लंबे वक्त तक जंतर मंतर पर, और सिर्फ दिल्ली में बल्कि अलग अलग स्टेट्स में यह प्रदर्शन चलता रहा और इससे कहीं ना कहीं बड़ा डिंड भारतीय जनता पार्टी को लगा और यही फैक्टर कांग्रेस पार्टी के लिए तुरूप का इक्का भी साबित हुआ। दरअसल राज्य के ज्यादातर पहलवानों का ताल्लुक ग्रामीण क्षेत्रों से है और पहलवान और कुश्ती महासंघ का विवाद काफी विवादों में रहा। पहलवानों ने इसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था और उस वक्त भी कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। ग्रामीण क्षेत्रों में असर रखने वाले पहलवान बिरादरी के लोगों का गुस्से से निपटना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। पहलवान विवाद। देश के ज्यादातर नामी पहलवान हरियाणा से हैं, जिसमें महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। ये पहलवान राज्य के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो राज्य में सक्रिय अधिकांश राजनीतिक दलों का आधार ग्रामीण वोट बैंक पर टिका है। कुश्ती खिलाड़ियों और कुश्ती महासंघ के बीच विवाद फिर जोर पकड़ा।
कुश्ती महासंघ और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने आरोप लगाए थे। उनके आरोपों के बाद एक जांच कमेटी भी बैठाई गई थी, लेकिन पहलवानों का कहना था कि कमेटी की रिपोर्ट की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस नेताओं ने पहलवानों की मांग के समर्थन का ऐलान कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि उनके समय में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई और इनाम राशि में भी बढ़ोतरी की गई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विधायकों संघ पहलवानों की मांगों का समर्थन करने पहुंचे थे। पहलवानों ने मांग की कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। पुलिस लाठी चार्ज के बाद हरियाणा के किसान और खाफों ने पहलवानों के समर्थन में लामबंदी शुरू कर दी है, जिससे हरियाणा सरकार की सिरदर्दी बढ़ गई। करीब 4 माह बाद हरियाणा के पहलवान जंतर मंतर पहुंचे। पहलवानों ने कहा कि कमेटी ने उनसे इंसाफ नहीं किया, वह अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने आए हैं। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार आरोप लगते रहे और कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगाए। करीब 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसके बाद आखिरकार सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आपके समाज की इज्जत कौन करता है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहला हमारा काम होगा विस्थापित समाज के वेलफेयर बोर्ड बनाने का काम होगा। जो आप सब यहाँ नेता हैं उनमें से ही उसका चेयरमैन बनाएंगे, ताकि आपकी तकलीफ दुख तकलीफ लेकर आगे चले। जो हरियाणा जो नंबर 1 हुआ, उसमें इस समाज का जो समाज मेरे सामने बैठा है सबसे बड़ा योगदान रहा। मैं इस बात की कहता हूँ, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन हो, चाहे इंफॉर्मेशन कमीशन हो, जहां पे भी मौका मिला मैंने समाज को पूरा मान सम्मान दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने चैलेंजेस तो हैं। कांग्रेस की जीत के दावों की राह भी उतनी आसान नहीं है। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ है और उसके हमले को कुंद करना उसकी बड़ी प्राथमिकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हरियाणा के मतदाताओं ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी और लंबे वक्त बाद उसे लोकसभा में 5 सीटें जीतने में सफलता अर्जित हुई। वो इसी जीत को, इसी कॉन्फिडेंस को विधानसभा चुनावों में भी दोहराना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राह इतनी आसान तो होने देगी नहीं। वो भी कमर कस चुकी है। तमाम पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान मंथन चिंतन कर रहा है, जिससे कि वो विधानसभा में हरियाणा में अपनी हैट्रिक पूरी कर ले। इसको लेकर सियासी घमासान भी 7वें आसमान पर है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हुड्डा खेमा जब हरियाणा में पदयात्रा शुरू करता है तो उस समय शैलजा गुट को खबर नहीं होती। लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रदर्शन से उत्साहित तो जरूर है, लेकिन इसका लाभ सीधा पार्टी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। राज्य में बीजेपी के अहम वोटरों में नाराजगी है और इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की रणनीति पर अमल कर रही है। कांग्रेस हरियाणा में बड़ी जीत की उम्मीद कर रही है और इसका उसके पास मजबूत आधार भी है। कांग्रेस के दावे के पीछे लोकसभा में उनका प्रदर्शन है। दरअसल हरियाणा में 2019 के चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों तक पहुंच गई, जहां 2019 के 28.51% वोट से बढ़कर कांग्रेस का वोट शेयर 43.67% तक पहुंच गया। कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बीजेपी की प्राथमिकता है और इसको ध्यान में रखकर वो अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रही है। बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्ष के नैरेटिव का काउंटर करेगी। जाति समीकरण को साधने के लिए बीजेपी पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठा चुकी है और जाट वोट में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा की पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया गया है। अब सवाल यही है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है। हमारे सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अन्य विधायकों ने भी आज किरण चौधरी जी को समर्थन दिया है। हमारी वरिष्ठ नेत्री है किरण चौधरी जी और पार्टी ने सर्वसम्मत ये फैसला लिया है कि राज्यसभा में किरण चौधरी जी जाएंगी। हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ।
चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। इसके चलते कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में पद यात्रा भी शुरू कर दी है। यही नहीं, कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाते हुए प्रदेश को 3 जोनों में बांट दिया है। उधर पार्टी ने जहां न्याय पत्र बनाने के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव मांगे हैं, वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से बायोडेटा भी मांगे गए हैं। कैमरामैन रमेश राय के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ ये कांग्रेस के लिए बड़ा मौका है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अपनी हैट्रिक को पूरा करने की बारी है। जाहिर तौर पर एक दूसरे को पटकनी देने में कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती, सबने कमर कसी हुई है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला हरियाणा के मतदाताओं को ही करना है और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए किस पर जीत की मोहर लगाते हैं, ये देखा जाना अभी बाकी है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।